गाइस, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ हिना गुप्ता। मैं आप सभी का प्रयाग आईटीआई के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है सोल्डरिंग एंड डिसोल्डरिंग। ये टॉपिक मैंने कल के वीडियो में भी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया था। आज मैं पार्ट 3 ले आई हूँ जिसमें मैं उसके आगे आपको पढ़ाऊंगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था कि सोल्डरिंग क्या होती है, सोल्डरिंग में क्या क्या यूज होता है, सोल्डर क्या होता है, फ्लश क्या है, फ्लश का कार्य क्या है, सोल्डरिंग का कार्य मतलब सोल्डर का क्या कार्य है, ये सब चीजें हमने पढ़ी है ना। तो आज इसके आगे हम पढ़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिपीट कर देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है। सोल्डरिंग हमारा क्या है? सोल्डरिंग वो है दो या दो से अधिक पार्ट्स को सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया हमारी सोल्डरिंग कहलाती है। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? उसके बाद सोल्डर क्या है? सोल्डर हमारा जिससे हम सोल्डरिंग करते हैं उस पे जो सोल्डर की सहायता से हम सोल्डरिंग करते हैं। फ्लश जो ऑक्सीडेशन को रोकता है, सोल्डर को फैलाने में मदद करता है। और मैंने कुछ मिश्रण भी बताए थे कि कितना कितना सोने के लिए कितना मिश्रण होगा, चांदी के लिए कितना सोल्डर का जो मिश्रण होता है तांबे और टिन का। और सोल्डर कितने टाइप के, 2 टाइप्स के होते हैं, हार्ड सोल्डर और सॉफ्ट सोल्डर। और फ्लश भी मैंने बताया था 2 टाइप्स के, कोरोसिव फ्लश और नॉन कोरोसिव फ्लश। इतना आप लोग ने अगर अभी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। ठीक है। लास्ट टॉपिक एक छूट गया था, वो था फ्लश का हम जो चयन करते हैं, फ्लश का चयन हम किस हिसाब से फ्लश का चयन करेंगे। तो हमारा फ्लश का जो चयन होगा वो हमारा 2-3 तरीकों पर निर्भर करता है कि तापमान कितना है, वस्तु कैसी है और किसके लिए हमारा गलनांक बिंदु कितना है, उस पे हमारा फ्लश का वर्क करता है। तो हम बात करें सोल्डरिंग का फ्लश का, तो कुछ इसमें पॉइंट्स हैं कि सोल्डरिंग विधि, हम किस विधि से सोल्डरिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से हम फ्लश का चयन करते हैं। दूसरा है जोड़े जाने वाले मटेरियल के हिसाब से कि हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। जैसे कल मैंने चार्ट बताया था जिसमें मैंने बताया था कि कौन से जो अमोनिया क्लोराइड होगा, जिंक क्लोराइड कब होगा, तो जोड़े जाने वाले मटेरियल पे हम अकॉर्डिंग फ्लश चूज करते हैं। तीसरा सोल्डर का प्रचालन तापमान, तापमान कितने टेम्परेचर पे करेंगे वो चीजें हमें फ्लश के अकॉर्डिंग पता चलती है। फ्लश का चयन हम उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट कीजिए और पहली और दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आगे मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ। मैंने एक ही वीडियो में सब चीजें टॉपिक क्लियर इसलिए नहीं की, बहुत लंबी वीडियो हो जाती, आप लोग को भी बोरियत लगती, तो इसीलिए मैंने पार्ट 1, 2 और 3, आज हमारा पार्ट है 3rd। ठीक है, तो अब सोल्डरिंग के साथ सब हो गया। अब हम बात करते हैं डिसोल्डरिंग की। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, डिसोल्डरिंग। डिसोल्डरिंग क्या होता है? जब हमने सोल्डरिंग कर दी तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपोनेंट्स गलत लग जाते हैं या फिर बाय मिस्टेक कहीं और लगाना होता कहीं और लग जाता है, तो उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी डिसोल्डरिंग कहलाती है। क्लियर है? डिसोल्डरिंग का उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य, डिसोल्डरिंग का हमारा उद्देश्य क्या होता है? तो आइए हम देखते हैं सोल्डरिंग के उद्देश्य। डिसोल्डरिंग के उद्देश्य क्या है? सोल्डर के गए भाग में किसी प्रकार की समस्या आने पर उसका निवारण करना। मतलब जैसे कोई हमने कंपोनेंट्स बनाया, उस पर हमने सोल्डरिंग गलत कर दी या सोल्डरिंग हमारी खराब हो गई, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, जो कंपोनेंट्स लगे वो चेंज करना, तो उसके लिए हम डिसोल्डरिंग का यूज करते हैं। सोल्डर किए जा चुके भाग की क्षति होने पर मरम्मत करना या बदलना। मतलब वही है कि मान लीजिए कोई कंपोनेंट्स हमारे खराब हो गए हैं, अब हम पूरा चीज मतलब पूरी जो हमारी मशीन है उसको हम बेकार कर दें, पूरे इक्विपमेंट ही बेकार कर दें। उससे अच्छा है कि हम जो पार्ट्स हमारा खराब हुआ है उसको हम एक्सचेंज मतलब दूसरा लगा दें। तो डिसोल्डरिंग से हटाएंगे तभी तो हम उसको लगाएंगे। तो डिसोल्डरिंग का हमारा उद्देश्य जो होता है यही होता है कि छोटे छोटे जो भी मतलब कंपोनेंट्स में सोल्डर गलत लग जाता है, सोल्डर ज्यादा फैल गया है, हमें कम चाहिए, हमें एक कंपोनेंट की जगह 2 लगाना था, हमें कहीं और से कहीं और लगाना था, तो हम डिसोल्डरिंग करके हटा के हम फिर से लगा सकते हैं। क्लियर है? डिसोल्डरिंग की मीनिंग साफ निकल आती है। सोल्डरिंग करने का बहुत लंबा प्रोसेस था, लेकिन कहते नहीं कोई चीज बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है लेकिन हटाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वही चीजें है कि सोल्डरिंग में तो हमें बहुत प्रोसेस पता चला कि हमें सोल्डर चाहिए, फ्लश चाहिए, हर चीज चाहिए और कैसे क्या क्या यूज करना है।
डिसोल्डिंग का बस ये था कि जो चीजें हमने लगाई है उसको हटा देंगे। तो उसका उद्देश्य यही होता है कि जो वस्तु, जो कंपोनेंट्स की हमें जरूरत नहीं है या खराब हो गया है, उसे हम डिसोल्डिंग की सहायता से हटा के चेंज करके दूसरा लगा सकते हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज हमें चाहिए, क्या सामग्री चाहिए डिसोल्डिंग के लिए। ठीक है, तो डिसोल्डिंग के लिए हमें चाहिए डिसोल्डिंग गन, रिमूवल ऑयल, डिसोल्डिंग पंप एंड क्लीनर। तो ये भी उसी प्रक्रिया से होता है जैसे सोल्डरिंग होती है, इसमें भी डिसोल्डिंग गन होता है जो हीटिंग प्रदान करता है, और उसके बाद हम रिमूवल ऑयल्स को लगाते हैं, फिर वो हवा की तरह से खींच लेता है। जैसे हम जब सोल्डरिंग करते हैं तो वो उस पर जमाव करता है, तो रिमूवल जो होता है, जो डिसोल्डरिंग गन होता है, वो उसको खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को? तो ये टॉपिक तो यहीं पे खत्म हो गया। डिसोल्डरिंग में कुछ खास था नहीं, और सोल्डरिंग के बारे में मैंने 2 वीडियो पहले ही दे रखी है। तो आइए कुछ इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन इससे पूछेगा। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो और कोई प्रॉब्लम्स हो या कुछ कोई चीज में कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं अपने अंदर। ठीक है, तो आइए हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोल्डर मिश्रण होता है, किस चीज का मिश्रण होता है? मैंने पहले ही बताया था कि सोल्डर किस चीज का मिश्रण होता है। चलिए आप लोग बताइए। टीन तथा सीसा, तांबा तथा सीसा, पीतल तथा सीसा, फास्फोरस तथा तांबा, किसका होता है? फिर से देख लीजिए, सोल्डर मिश्रण होता है, किसका होता है? मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर होगा टिन तथा सीसा। क्लियर है? अगर आप लोग को नहीं दिख रहा हो तो ये देखिए, ये हमारा, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हार्ड सोल्डरिंग से निर्मित टांका है। मैंने आपको पढ़ाया था सॉफ्ट सोल्डर और हार्ड सोल्डर। तो मैंने बताया था कि सॉफ्ट सोल्डर कैसा होता है, हार्ड सोल्डर में डिफरेंस क्या है। तो उसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन है कि हार्ड सोल्डरिंग से निर्मित टांका कैसा होता है? स्थायी और मजबूत, अस्थायी व कमजोर, अस्थायी और कमजोर, अस्थायी और मजबूत। तो बताइए, चलिए हार्ड सोल्डरिंग से निर्मित टांका कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा स्थायी और मजबूत। क्लियर है? स्थायी और मजबूत। इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, और ये सब मैंने पढ़ा रखा है। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग के दिमाग में आएगा कि हार्ड सोल्डरिंग से निर्मित टांका स्थायी और मजबूत होता है। मैंने बताया था हार्ड सोल्डरिंग जो होता है वो उसमें कुछ चांदी भी हल्का मिक्स होती है, और ये बड़े बड़े इक्विपमेंट को जोड़ने के लिए होता है। सॉफ्ट सोल्डरिंग जो हमारा होता है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स को जोड़ना होता है, जो कंपन से खुल जाता है। तो ये हार्ड सोल्डरिंग का आंसर हुआ स्थायी और मजबूत। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट सोल्डरिंग का टांका होता है। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन हमारा था कि हार्ड सोल्डरिंग का टांका कैसा होता है। तो अब अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्ट सोल्डरिंग का टांका कैसा होता है? स्थायी और कमजोर, अस्थायी और कमजोर, स्थायी और मजबूत, अस्थायी और कमजोर। चलिए बताइए क्या होगा? सॉफ्ट सोल्डरिंग का टांका कैसा होगा? मैंने कंपेरिजन में बताया था, और अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैंने हार्ड सोल्डरिंग के बारे में बताया। तो आप मतलब सोच सकते हैं कि सॉफ्ट सोल्डरिंग कैसी होगी। तो इसका आंसर होगा अस्थायी और कमजोर। ठीक है, अस्थायी और कमजोर होगा। मैंने बताया था ना, सॉफ्ट सोल्डरिंग का जो होता है वो अब नाजुक टांका होता है और कंपन पे खुल जाता है। ठीक है, तो अपने अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। डिसोल्डरिंग पंप का कार्य क्या होता है? अभी मैंने पढ़ाया डिसोल्डरिंग क्या होता है, तो डिसोल्डरिंग पंप का कार्य क्या होता है आपको बताना है। पिघली हुई सोल्डर को हटाना, ऑप्शन बी जोड़ में सोल्डर लगाना, ऑप्शन सी सोल्डर को पिघलाना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। चलिए मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ, सोचिए क्या हो सकता है इसका। डिसोल्डरिंग पंप का कार्य क्या होता है? तो आई होप आप लोग का आंसर आई क्या होगा, मैं बता देती हूँ। पिघली हुई सोल्डर को हटाना। ठीक है, सोल्डरिंग पंप का क्या होता है? पिघली हुई सोल्डर को हटाना। ठीक है, मैंने बताया था डिसोल्डरिंग का काम ही है हटाना सोल्डर को। सोल्डर हटेगा तभी तो जोड़ खुलेगा। तो इसका आंसर होगा पिघली हुई सोल्डर को हटाना। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सोने के लिए उपयुक्त फ्लास्क है जिंक क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, स्टीयरिन, उपयुक्त सभी। मैंने मिक्सचर का एक चार्ट बनवाया था, उसमें बताया था कि कौन सी धातु के लिए क्या क्या लगता है, कुछ धातु बताया था, उसमें से सोना था। तो अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो इसका आंसर आपको पता होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोने के लिए उपयुक्त फ्लास्क है, तो आंसर आप लोग का क्या आएगा मैं बता देती हूँ, जिंक क्लोराइड। क्लियर है, इसका आंसर होगा जिंक क्लोराइड। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सोल्डरिंग जॉइंट होता है, इसका ऑप्शन है वेल्ड जॉइंट से मजबूत, अधिक भार सहन करने वाला, बेल्ट जॉइंट से कमजोर, अधिक ताप सहन करने वाला। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोल्डरिंग जॉइंट होता है बेल्ट जॉइंट से मजबूत, तो बेल्ट जॉइंट से मजबूत तो होता नहीं, तो आंसर तो गलत ही होगा। दूसरा, अधिक भार सहन वाला, मैंने पहले ही बताया था सोल्डरिंग जो होता है हमारा भार सहन नहीं कर सकता, हल्का कंपन में खुल जाता है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। अधिक ताप सहन करने वाला, जब वो भार भी नहीं सहन कर ताप कहाँ सहन करेगा, तो ताप भी नहीं सहन कर सकता वो, तो ये भी आंसर गलत होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, बेल्ट जॉइंट से मजबूत। ठीक है, ये क्वेश्चन जब हमने एग्जाम दिया था तो उसमें आया था, और अभी के जो सीआईटीएस के एग्जाम हुए तो उसमें जो क्या कहते हैं, जो स्किल भाग से डीजीटी की तरफ से जो क्वेश्चन पेपर हम लोग को दिया गया था प्रिपेयर करने के लिए, पहले जो कुछ मॉडल क्वेश्चन आए थे उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा। आप लोग प्रिपेयर अपने कीजिए, और आपका एग्जाम तो जल्दी होने वाला है, और जिनका अभी नया एडमिशन उनके लिए और अच्छा है कि पूरा सिलेबस हमसे पढ़ा पाएंगे, और जो अभी बच्चों का एग्जाम होना है उनके लिए तो हम जल्दी जल्दी जो भी कवर कर पा रहे हैं उतना ही बहुत है। तो प्लीज आप लोग ध्यान से पढ़िए, और चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लक्स का चयन किन संकेतों के द्वारा किया जाता है। फ्लक्स का चयन किन संकेतों के द्वारा किया जाता है, मैंने अभी बताया था। तो ए है हमारा सोल्डरिंग विधि, बी हमारा जोड़े जाने वाले मटेरियल, सी हमारा ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये मैंने अभी स्टार्टिंग में ही जस्ट पढ़ा, तो आप लोग को इसका आंसर तो पता ही होगा। चलिए बताइए, सोल्डरिंग विधि, जोड़े जाने वाला मटेरियल, ए और बी दोनों, तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। मैंने बताया था ना फ्लक्स का चयन कैसे करें, सोल्डरिंग विधि, हम किस विधि से सोल्डरिंग करने जा रहे हैं, प्लस जोड़े जाने मटेरियल किस मटेरियल कर रहे हैं, तभी ऑप्शन में था ना सोने के लिए हम कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, तो चांदी के लिए कौन सा करेंगे, अगर हम तांबे को जोड़ रहे हैं तो कौन सा करेंगे, उसके लिए जोड़ने वाले मटेरियल के लिए के हिसाब से भी हम फ्लक्स का करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पीसीवी की फुल फॉर्म क्या होती है। पीसीवी है, मैंने बताया था ना अभी कि पीसीवी हम काम करते हैं तो उसका फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए। तो क्या है बताइए इसमें से, पॉली सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्लास्टिक सर्किट बोर्ड, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, पॉली सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या प्लास्टिक सर्किट बोर्ड, या इनमें से कोई नहीं। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप लोग आ गया होगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्ट सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, टीवी में, टेप रिकॉर्डर में, पतली चद्दरें, उपयोग सभी। पतली चद्दर का मतलब यहाँ पे है जो मैंने बताया था धातु होती है उनकी चद्दरें, जैसे कि चांदी, सोना, तांबा, उनकी चद्दरें, पतली चद्दरें, घर वाली चद्दरें मत सोचिएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सॉफ्ट सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है, मैंने बताया था सॉफ्ट सोल्डरिंग सॉफ्ट चीजों को ही जोड़ेगा। तो टीवी के जो कंपोनेंट्स अंदर लगे होते हैं कितने नाजुक होते हैं, टेप रिकॉर्डर भी वही होता है, छोटे छोटे तार, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को जोड़े जाते हैं उसमें। पतली चद्दर दो धातु को तो जोड़ता ही है हमारा सोल्डर, तो इसमें आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो समझ में आ रहा है आप लोग को। आई होप जो भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आपके काम में आए, और अगर आपको इसमें से याद हो गया और एक भी क्वेश्चन आ जाए तो अच्छा है, लेकिन यही सेम आएगा, मैंने जैसे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन तैयार कीजिएगा। तो मैं ज्यादा क्वेश्चन में सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाल सोल्डरिंग का तापमान होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारे एग्जाम का जो भारत स्कूल क्वेश्चन आया था उसमें ये क्वेश्चन था।
तो हार्ड सोल्डरिंग का तापक्रम होता है 100 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। ये तापक्रम है हार्ड सोल्डरिंग का, किस टेम्परेचर पे हम करते हैं सोल्डरिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा होगा 600 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप लोग को पता है हार्ड सोल्डरिंग जो होता है हमारा भट्टी में की जाती है, ये हम सोल्डरिंग गन या उससे नहीं कर सकते हैं, ये बड़ी बड़ी वस्तुओं को करने के लिए होता है। तो इसका टेम्परेचर जो रखा जाता है वो 600 डिग्री सेल्सियस और 900 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मैंने समझाया वो आपको मतलब समझ में आया होगा। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो दे रखी है इस पे, तो प्लीज आप लोग उसको भी देखिएगा ताकि आपको पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाए। और इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। थैंक यू।